हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के आधार पर कर्नाटक में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में हम बात करेंगे, जिसको कुछ दिन पहले कर्नाटक राज्य ने भी अनुसूचित जाति के आरक्षण को 3 वर्गों में विभाजित करके इसमें सब कैटेगराइजेशन लागू कर दिया। ठीक है, तो इससे पहले ये सारे जो घटनाएं हैं वो तब से शुरू हुआ जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में टिप्पणी किया था और उनमें से 7 जजों में से 6 जज ने इस पर अपना सहमति दिया था और निर्देश दिए थे कि राज्य को इसके बारे में अपना कदम उठाना चाहिए और इसको जहां पर जो जैसा उचित लगे उसको वर्गीकृत किया जाना चाहिए, यानी सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर उसी में से एक जज थे, उन्होंने इसको आर्थिक आधार पर वर्गीकरण जो ओबीसी के क्रीमी लेयर से अलग होने के संदर्भ देते हुए कहा था कि उसमें भी आर्थिक आधार को देखा जाना चाहिए कि जिन्होंने एक बार ए ग्रुप बी ग्रुप इस तरह का लाभ ले लिया है वो फिर से, उदाहरण के तौर पर वो बोले थे कि जज के बेटा को क्यों फिर से आरक्षण मिलेगा, या तो किसी ए ग्रुप में जैसे IAS IPS ऑफिसर का जो बच्चे हैं उसको फिर से रिजर्वेशन क्यों मिलेगा। इस तरह के उदाहरण देते हुए कहा था कि आर्थिक मापदंड भी उसमें लागू होना चाहिए और सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। तो इस पर हम लोग इस संदर्भ में इसकी तुलनात्मक चर्चा करेंगे कि क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत थे, जो उसके दर्शन थे, उससे कितना दूर है या कितना नजदीक है, और हम समाज में व्याप्त उस सच्चाई को भी तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते जाएंगे कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए आरक्षण से हम कितना दूर हैं और या तो कितना जरूरी है ये जो निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि हम वास्तव में आरक्षण का जो लक्ष्य था वो हम प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए हम लोग सबसे पहले ये जरूरी चीज है जानना कि जो RSS की ओर से एक थ्योरी दिया जाता है कि पूरा जो आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं जो सभी पर जिस तरह से SC ST OBC सब पर जो लागू होता है, उसके संदर्भ में RSS का एक मत है कि वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। वो और इधर से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि राज्य को अपना वर्गीकरण करना चाहिए, तो ये उनसे कितना अलग है या दोनों एक ही विचारधारा रखते हैं, तो इसको थोड़ा गहन अध्ययन से देखने की जरूरत है। जहां एक तरफ RSS जो पूरी तरह से आरक्षण देने की बात को जब आर्थिक आधार पर कहता है तो वो कहीं ना कहीं गरीबी उन्मूलन से जुड़ जाता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण के सिद्धांत ये प्रतिनिधित्व की बात को दर्शाता है। ठीक है, और ठीक उसी तरह से यदि उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सबसे पहले ये दोनों की चर्चा कर लेना चाहिए कि RSS का क्या मत है या उसके जो अभी चले चपाटे हैं उसका क्या मत है और बाबा साहब अम्बेडकर का क्या लक्ष्य था आरक्षण देने का। तो आरक्षण देने के पीछे यही है कि वर्षों से जो उत्पीड़न और जिस तरह से अछूतपन के दृष्टि से देखा गया और इसको मुख्य धारा से वंचित किया गया, तो उसको बस पार्टिसिपेशन माने सरकार गवर्नमेंट के में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको आरक्षित किया गया, ये सिद्धांत है। और उसको यदि और व्यापक तौर पर देखिएगा तो ये जो सरकार का पूरा जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सबों की भागीदारी हो। यदि व्यापक रूप से देखेंगे तो सबों की भागीदारी हो और भागीदारी के लिए ही आरक्षण को लाया गया। तो ये गलत संदर्भ देता है यदि RSS के बात लोग यदि कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो पहली बात है कि ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि ये पार्टिसिपेशन की बात है। ठीक है, और यदि और एक तथ्य देखेंगे तो भारत में कागज किस आधार पर बनते हैं वो सभी लोग जानते हैं, और कितनी भ्रष्टाचार होते हैं हर ऑफिस में, हर प्रकार के कार्यालय, सरकारी कार्यालय में, या तो यहाँ तक कर सकते हैं कि प्राइवेट कार्यालय में भी। तो उसकी वास्तविकता, भ्रष्टाचार की वास्तविकता हम लोग जानते हैं, तो इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कहीं भी उचित नहीं है। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो लक्ष्य था कि सभी लोगों का सरकार में पार्टिसिपेशन हो, तभी ना उसको लोकतंत्र कहा जाएगा। तो और जो आरक्षण जिस रूप में मिल रहा है पिछले 70-75 सालों से, तो वो कहाँ तक पहुंचा है उसका भी क्रिटिकली एनालिसिस किया जाना चाहिए, और खासकर उन लोगों के द्वारा। ठीक है बात कि दूसरे लोग नहीं करें, लेकिन स्वयं से भी उसका मंथन किया जाना चाहिए कि आखिरकार उन लक्ष्य को जो दर्शन देखा गया कि उन लक्ष्य को कितना ये पूर्ति करते हैं या तो नहीं कर पाए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सभी जानते होंगे
कि जो एक बार आगे बढ़ चुका है, जो एक बार जैसे ग्रुप ए का नौकरी ले लिया है, ग्रुप बी का नौकरी ले लिया है, तो उसके घर के बच्चे या तो उनके आसपास के लोग ज़्यादा मतलब सुविधा संपन्न होते हैं, और उसके कारण से वो ये जो कंपटीशन, जैसे मान लीजिए कि 100 व्यक्ति का यदि कंपटीशन है, तो उसमें मान लेते हैं कि पूरे यदि भारत के स्तर पर देखेंगे तो 16% या 15.5% आरक्षण रहेगा, मान लेते हैं राउंड फिगर 16 ही। तो 16 व्यक्ति में यदि जाना है तो एक कोई ग्रामीण क्षेत्र से सुविधा विहीन व्यक्ति है या तो गरीब परिवार से आ रहे हैं वो, और एक तरफ से जो यदि एक जैसे डीएम का बच्चा है या तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या तो किसी भी स्टेट पीसीएस के बच्चे हैं, तो वो दोनों में कंपटीशन होगा वही 16 सीट के लिए। और 16 सीट में जरूर से जरूर बात है कि 16 व्यक्ति जरूर होगा, और 16 से भी ज़्यादा हो तो उदाहरण के तौर पर तो वो उतना व्यक्ति जरूर घुस जाएंगे उसमें जो सुविधा संपन्न रहेंगे, और जो गरीब तबके से आएंगे, जो पिछड़े इलाके से आएंगे, वो जरूर से जरूर पिछड़ जाते हैं। तो बार बार इसी तरह से रिपीटेशन हो रहा है, और ये पैटर्न देखा जा रहा है कि जो एक बार आरक्षण ले लिया वही बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यदि वास्तविक तौर पर देखिएगा तो जो आरक्षण का लक्ष्य है कि सब व्यक्ति, सबों की भागीदारी हो, तो वो सबों की भागीदारी या तो सबों की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है या तो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी बहुत बड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप सकारात्मक कुछ कार्य करते हैं। तो जैसे ऐसा भी बात नहीं है कि जैसे जो मैंने शेड्यूल कास्ट, उदाहरण के तौर पर यदि हम पहले ले लेते हैं शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बाद में कभी बात कर लेंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करते हैं। तो शेड्यूल कास्ट से जो आईएएस और आईपीएस या तो जो बहुत बड़ा नेता भी बन गए आरक्षण के लाभ लेकर, उन्होंने अपने समाज को कुछ पेबैक नहीं किया। तब अब चर्चा आ जाता है, और जो भारी असमानता है आप देखिएगा कि एक ही कास्ट में, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर यदि रविदास फैमिली लीजिएगा तो उसी में कास्ट में आपको मिलेगा आईएएस ऑफिसर भी, उसी कास्ट में मिलेगा आपको बहुत से बहुत गरीब व्यक्ति। उसी तरह से यदि ओबीसी कैटेगरी में यदि लीजिएगा तो जैसे ज़्यादा है तो कुछ ज़्यादा फैमिली का रहेगा बहुत अमीर और बहुत एजुकेटेड, और कुछ उसी ज़्यादा फैमिली से रहेगा कुछ लोग मैंने पढ़ाई से बहुत दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं रहेगा, या तो बहुत ही मैंने जीवन स्तर उसका काफ़ी नीचे रहता है। तो तमाम प्रकार के आप देखिएगा हर जगह में कि जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया उन्होंने अपने समाज को पेबैक नहीं किया, मतलब फिर से उसको, उस समाज को कुछ फिर से दिया नहीं, लौटाया नहीं, और उस समाज के लिए काम नहीं किया। तब अब के संदर्भ में देखिएगा तो ये गहरी असमानता है, और ऐसा बात नहीं है कि एक कास्ट के नाम पर यदि तो छुआछूत भी उस तरह से नहीं खत्म हो पाया। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना यही था कि मान लीजिए एक दो जाति का नाम लिया कि एक थोड़ा सा जो बड़ी जाति रहेगा वो छोटे जाति से, जैसे मान लिया जाए शेड्यूल कास्ट के कोई एक जाति ले लीजिए, और उसमें से यदि मान लीजिए कि कोई डोम ले लीजिए या तो मुसहर ले लीजिए, उससे थोड़ा सा अलगाव रखते हैं। तो इस तरह का संदर्भ देकर उन्होंने बात कहा था कि छुआछूत उसके बीच में भी रहता है, ऐसा बात नहीं कि पूरे तरह से यूनाइट है। तो इसलिए इसको एक एंटिटी नहीं माना जाना चाहिए, इसके लिए सब कैटेगराइजेशन जरूरी होता है। तो ये सारी बातें कोई चर्चा तब कर रहा है जब जिसने लाभ लिया उसने अब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया या तो सामाजिक संगठन नहीं बनाया जिससे कि सबों को भरपाई किया जा सके और सबको फिर से मौका मिले, और ताकि सरकार की पार्टिसिपेशन में मैंने भाग ले, या तो जो ये आर्थिक असमानता है इसको मैंने पाटा जा सके। तो इस तरह से काम नहीं किया, तो अब तो फिर कुछ ना कुछ तो सरकारी सिस्टम या तो बाहर के लोग तो बोलेंगे ही, और उसके लिए अभी के समय में ये जरूरी हो गया कि यदि आप अंबेडकर का भी लक्ष्य को यदि देखिएगा कि उसको यदि पूरा करना है तो पूरा करना है, तो उन्होंने ऐसा बात थोड़ी है कि मुट्ठी भर जो मान लीजिए बुद्धिजीवी बन चुका है या तो जो अमीर बन चुका है उसी को बार बार आरक्षण का जो लाभ दिया जा रहा है और या तो लाभ उठा पा रहे हैं, तो उसी के लिए तो उन्होंने आरक्षण को नहीं लाया था, वो सब के लिए लाया था और पूरे समाज के लिए काम करे इसके लिए लाया था। तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो अब यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो यदि आप फर्स्ट नज़र में देखिएगा तो लगेगा कि वो बात बोल रहा है आरएसएस जो बात कहा था वही, ठीक है। लेकिन यदि आप डीपली यदि अध्ययन कीजिएगा और अपने आसपास में नज़र में दौड़ाइएगा और अपने ऊपर भी लेकर यदि देखिएगा तो ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जिन्होंने मान लिया हमारे कास्ट से ही यदि कोई व्यक्ति डीएम बन गया है और एक हमारे कास्ट के ही व्यक्ति कोई भूखा इधर उधर या तो 3000 4000 की नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा है,
और उन्होंने जो IAS ऑफिसर बने या तो जो सांसद बने या तो विधायक बने, उन्होंने कोई ऐसा सेटअप नहीं किया कि इसका प्रोटेक्शन किया जा सके या तो इसको रोजगार दिया जा सके। तो उस तरह से तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और तभी जैसे मान लीजिए कि आप जो आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, वो यदि गरीब लोगों को माने 5 साल के लिए काम नहीं देंगे या तो किसी रूप से भी काम नहीं आएंगे और बाद में चुनाव में खड़ा हो जाएंगे, या तो पूरे जिंदगी DM रहे या तो और बड़ा बड़ा ऑफिसर बने और उसके लेकिन अपने जो समुदाय के लिए कुछ नहीं काम किया और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो खड़ा हो जाएंगे विधायक या सांसद से और कहेंगे सब पूरा उसका समुदाय उसको वोट दे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसी कारण से ये सभी कभी भी नहीं जीत पाते हैं। तो ये इसी का ये सारा कारण क्यों है? क्योंकि आपने जो आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं था, बल्कि अंबेडकर साहब ने आपको समाज के हित के लिए दिया था कि आप आगे बढ़िए और उसको फिर जो प्राप्त करें उसको बताइए आप पीछे वाले को भी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इस पर जो जैसे फॉरवर्ड एक्शन यदि लिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको देखिएगा तो ये सही बात है कि जैसे एक व्यक्ति यदि साधारण फैमिली से आता है उसी एग्जाम में बैठता है और एक व्यक्ति यदि उस तरह से संपन्न घर से आते हैं जो जिसके घर में ऑफिसर पहले से है, तो वो अपेक्षाकृत हर समय वो आगे रहेंगे। वो इस जैसे जो आरक्षण मिलता है उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। मान लिया जाए कि जैसे गरीब घर के बच्चे यदि पढ़ लिए तो जब तक उसके पिताजी खूब मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तब तक वो पढ़ पाएंगे और कुछ दिन के बाद उम्र ढलेगा वो सारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके घर में ऐसा बात नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वो 10 बार फेल हुए 12वां बार भी वो देगा, ठीक है। लेकिन गरीब घर के बच्चे ऐसे नहीं कर पाते हैं तो वो पिछड़ जाते हैं और इसका लाभ कौन उठा लेते हैं? उसी समुदाय के जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है। तो इसलिए इस संदर्भ से यदि देखिएगा तो आर्थिक आधार जो बताया गया कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए शेड्यूल कास्ट में भी। हाँ, भले थोड़ा सा दर्द लगेगा सबको भी, जो नॉन क्रीमी लेयर बनाना पड़ेगा सबको, तो ये बात है। लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो बार बार रिपीट कर रहा है एक ही व्यक्ति या तो एक ही फैमिली से व्यक्ति बार बार आरक्षण के लाभ उठा रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात है कि कह रहा है कि सब कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि बिहार के संदर्भ में यदि लेते हैं तो बिहार के संदर्भ में यदि लेंगे 3 जाति लेते हैं, उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, जैसे एक पासवान फैमिली, एक रविदास फैमिली और एक ले लेते हैं मांझी फैमिली, ठीक है। यदि मान लिया जाए 100 सीट निकला बिहार सरकार से कोई गवर्नमेंट जॉब, जैसे मान लिया जाए जैसे ऑफिसर बनता है, ठीक है, तो उसमें से आसपास में मान लेते हैं 16 सीट आरक्षित होगा या तो 15 सीट आरक्षित होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार कि डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से, जैसे ये तीनों यदि जाति के बात करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट, उदाहरण के लिए मान लिया जाए जो आगे बढ़ चुका है, या तो ले लेते हैं कि रविदास फैमिली, या तो ले लेते हैं पासवान फैमिली से यदि मान लिया जाए कि 15 में से 10 सीट ले लिया, ठीक है। तो इधर अब बचा 5 सीट, 3 सीट लिया रविदास, एक आध 2 सीट एक सीट कर करके बाकी अन्य जातियों के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि होते आ रहा है तो जरूर से जरूर बात है कि कोई यहाँ पर जैसे कहते हैं कि जो वर्चस्व वाला जातियां हैं, जिसमें से मतलब बिहार में आप मान सकते हैं कि पासवान फैमिली राजनीतिक रूप से भी जागरूक है और एक्टिव भी है और उसका पहचान रहता है, उसका स्थान रहता है राजनीति में भी, लेकिन अन्य कास्ट का नहीं। तो आप इस तरह से देखते हैं कि जो भी वैकेंसी या तो आरक्षण आएगा उसका अधिकतर लाभ, जरूरी नहीं है कि 10 बोले 10 है, मान लिया जाए कि 15 निकला है तो मान लिया जाए 5 ही या तो 6 ही ले लिया, तो डिस्प्रोपोर्शनेट है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि सब कैटेगराइजेशन जरूरी है, ठीक है। कि जैसे मान लिया जाए इक्वल स्तर यदि देख लिया जाएगा तो वो उसको एक ग्रुप में शामिल किया, फिर दूसरा ग्रुप में, फिर तीसरा ग्रुप में, जितना ग्रुप बनाने का रहेगा राज्य सरकार पर सौंप दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और वो इसलिए जरूरी है कि जो एक स्टेटस में आते हैं उसको एक ग्रुपिंग किया जाए और उसकी जनसंख्या कितना है उसके आधार पर एक कमेटी के तहत किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक बात और आएगा कि उसमें गहन जांच पहले कर लेना चाहिए कि किसकी सर्विस में कितना लोग हैं, किस समुदाय से, दूसरी चीज किसकी जनसंख्या है कितना, फिर उस कमेटी के आधार पर इस पर यह विभाजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हरियाणा में कोई भी कमेटी नहीं गठित किया गया
और धड़ाक सा बना दिया। लेकिन उसी के संदर्भ में यदि कर्नाटक में देखिएगा तो कर्नाटक में समिति का गठन किया गया, उसके आधार पर मैंने बनाया पूरी तरह से नहीं, बल्कि एक समुदाय जो घुमंतु समुदाय थे उसको 1% आरक्षण का सलाह दिया था, लेकिन उसको नहीं दिया गया। तो वो उसमें त्रुटियां हैं और वो खासकर दिख गया कि यदि कमेटी आया उसको रिकमेंड किया था कि 1% आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दिया तो ये लाइट में आया। और यदि कमेटी ही गठित ना होगा तब तो सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा, या तो सारा चीज अवैज्ञानिक कहा जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है सब कैटेगराइजेशन। केवल यदि सब कैटेगराइजेशन पर यदि रुक जाती है सरकार, तब पर भी पूरे न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मान लिया जाए कि जैसे उदाहरण के तौर पर यदि बिहार से ही लेते हैं, तो यदि मान लिया जाए कि पासवान के लिए कुछ मिल गया, या तो पासवान के आसपास जो जातियां हैं जितना उतना स्टेटस जो रखते हैं उसके, उसी तरह से रविदास के लिए, उसी तरह से मांझी फैमिली या तो उसके आसपास के जो, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, केवल सब कैटेगराइजेशन करके यदि छोड़ देगा तो उसमें भी जो अमीर लोग हैं उस समुदाय से भी जो अमीर लोग हैं उसी को केवल लाभ मिलेगा। अन्य लोगों को, जो उसी समुदाय के जो गरीब लोग हैं, वो वंचित रह जाएगा। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है, या तो जो आरक्षण के जो फिलॉसफी है उसको यदि सही में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो सरकार को चाहिए कि उसी के साथ क्रीमी लेयर लागू करे। और जब तक क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगा तब तक क्या होगा कि जो ऊपर के स्टेटस रखते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, वही व्यक्ति बार बार किसी भी समुदाय के यदि सब कैटेगराइजेशन केवल करके छोड़ देते हैं तो उस समुदाय के केवल अमीर लोग उसका लाभ उठाएंगे। गरीब लोग या तो जो सुविधा विहीन है वो उसके परिवार से व्यक्ति नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है हर सरकार यदि सब कैटेगराइजेशन करते हैं, यदि वर्गीकरण करते हैं, उप वर्गीकरण यदि अनुसूचित जाति के आरक्षण में करते हैं तो उसके साथ ही क्रीमी लेयर का एक मॉडल पेश किया जाना चाहिए। और इसमें ऐसा लागू होना चाहिए जैसे जिस फैमिली का, जिसके पिताजी ए ग्रुप का नौकरी कर लिया है, तो उसके बच्चे को ना ए ग्रुप में आरक्षण मिले, ना बी, ना सी, ना डी में। ठीक है, और फिर उसी तरह से लेंगे जिसके पिताजी बी ग्रुप में यदि नौकरी कर लिया है तो उसको सिर्फ आरक्षण मिलेगा ए ग्रुप के लिए, ना बी, ना सी, ना डी। ठीक है, उसी तरह से जिसके पिताजी सी ग्रुप का नौकरी कर लिया है तो उसको सी ग्रुप और डी ग्रुप में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसको केवल बी और ए में मिलना चाहिए। उसी तरह से नीचे में होना चाहिए, जैसे जिसके पिताजी डी ग्रुप में कर रहा है तो डी ग्रुप में उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको सी और बी और ए में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नियम बनाया जाना चाहिए ताकि प्रोग्रेसिव हो। जैसे एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया तो आप हटिए, अब आरक्षण के थ्रू नहीं आइएगा, आप कैसे आइएगा, आप जनरल के में कंपटीशन को फाइट कीजिए, जनरल में आप रिजल्ट कीजिए और आइए। बहुत ज़्यादा चॉइस है तब, और नहीं यदि चॉइस है तो कोई टेंशन नहीं, दूसरा काम कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यदि वर्गीकरण किया जा रहा है तो आर्थिक आधार को भी शामिल किया जाना चाहिए, मतलब क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। अब क्रीमी लेयर इस रूप में लागू होना चाहिए कि जो एक बार उस चीज़ को लाभ उठा ले वो दोबारा उसके बच्चे नहीं उठा पाए। ठीक है, क्योंकि सारा पिताजी का खर्च जाता है बच्चे पर ही। तो इसी संदर्भ में गवई साहब कहते, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो एक टिप्पणी दिए थे कि आखिरकार एक जज के बेटा फिर जज बनने के लिए क्यों उसको आरक्षण मिलेगा, या तो एक ऑफिसर के बेटे को फिर से आरक्षण क्यों दिया जाएगा। तो इसीलिए ये सवाल किया जाता है बार बार, और इस पर अनुसूचित जाति या तो जनजाति के लोगों को गहन चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि वास्तविक है या नहीं और कितना जरूरी है ये चीज।